नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मध्य प्रदेश की 107 साल की महिला पर सफल एंजियोप्लास्टी। गुजरात के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश, 8 जून को मानसून पहुंचेगा गुजरात। और वडोदरा में स्लॉटर हाउस से निवासी परेशान, सालों से नहीं हो रहा मामले का निवारण। कहावत है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। 107 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की एक महिला को हार्ट अटैक आया, लेकिन अहमदाबाद की सिम्स हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक उनकी एंजियोप्लास्टी कर उन्हें नया जीवन दिया गया है। मध्य प्रदेश की निवासी 107 साल की महिला को हार्ट अटैक हुआ था। स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें गुजरात के अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चंद घंटों में एंजियोप्लास्टी और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट द्वारा बुजुर्ग महिला की ट्रीटमेंट कर उन्हें स्वस्थ करते हुए नया जीवन प्रदान किया गया है। जैसे कि मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और जब दादी को चेस्ट पेन हुआ, बैक पेन हुआ और जब हाथों में दर्द उठा तो वो एक सिम्टम्स हार्ट अटैक के थे, तो मैं उनको तुरंत ही डॉक्टर वीएस मिश्र करके हमारे मंदसौर में है, उनको दिखाया। तो उन्होंने हार्ट की समस्या बताई और 2 से 3 दिन तक उसको आईसीयू में रखा गया। जब कंडीशन स्टेबल होने लगी तो उन्होंने बोला आप घर लेकर जा सकते हैं। जब घर ले गए तो 3 से 4 दिनों के बाद उनको फिर से घबराहट होने लगी, तो हम फिर से दिखाने गए तो उन्होंने फिर 2 से 3 दिन आईसीयू में रखा और उन्होंने रिस्क और उम्र ज्यादा बताते हुए कहा या तो घर ले जाओ या फिर आगे दिखा कर आओ। तो जब मैंने पापा का एंजियोप्लास्टी यहाँ पर सिम्स हॉस्पिटल में करवाया था तो ये यहाँ की सुविधा, यहाँ की पॉजिटिविटी, स्टाफ का नेचर अच्छा लगा और सर की अच्छी कोशिश की वजह से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। थोड़ी सी उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो सकता है, तो मैं सिम्स हॉस्पिटल में लेकर आया था। गौरव की बात है कि भारत देश में अब आयुष्य भी बहुत बढ़ रहा है। आज़ादी में 50 साल का था, एवरेज आयुष्य 70 ईयर्स से 70 साल का इंडिया में, और अच्छे घराने में मिडिल क्लास जो 500 मिलियन हमारी बस्ती है, आधा अबज बोल सकते हैं, तो 500 मिलियन पीपल में मुझे बहुत विश्वास है कि एवरेज आयुष्य जी अभी 80-85 साल का है, जो जापान, स्वीडन, नॉर्वे से बराबर ही है। तो हम अभी थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, हमारा काफ़ी देश फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। और मुंबई, अहमदाबाद तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। आगे जाते हुए मध्य प्रदेश से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन होगी तो 2 घंटे में आ जाएंगे। और लास्ट हमारी जो मेडिकल सुविधा है सिम्स हॉस्पिटल में, मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल की सुविधा दुनिया के बराबरी में है। और जो हमने देखा कि 107 साल में, हमने तो अभी गूगल पर सर्च किया, हर एक जगह सर्च किया, 107 ईयर्स हमको किधर नहीं मिला, हमको 103-104 साल। पर साल से अलावा सबसे अच्छी बात है कि ये उम्र में 90 साल, 95, 100, 105, 85 में आज इंडिया में इतने दूर आकर भी टेक्नोलॉजी है कि हम पेशेंट को जिंदा करवा देते हैं, आयुष्य देते हैं और अच्छी तरह घर भेजते हैं। 8 जून से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था। इसी बीच आज सौराष्ट्र के कई इलाकों में धुआंधार बारिश देखने मिली। मॉनसून अब नजदीक है और ऐसे में गुजरात में बरसाती माहौल अभी से देखने मिल रहा है। भावनगर जिला के कई गांवों में बारिश दर्ज की गई। भावनगर के जेसर तालुका और ग्राम्य इलाकों में बरसाती माहौल देखने मिला। दोपहर के बाद जेसर गांव और आसपास के इलाकों में बारिश बरसती हुई देखने मिली, जिसके चलते गर्मी से तो राहत मिली ही, किसानों में भी खुशी की लहर देखी गई।
गुजरात के वडोदरा के गाजरावाड़ी इलाके में स्लॉटर हाउस के चलते गंदगी और बदबू से सालों से निवासी परेशान हैं, लेकिन इनकी समस्या का वीएमसी द्वारा कोई स्थायी निकाल नहीं किया जा रहा है। वडोदरा के गाजरावाड़ी में स्लॉटर हाउस के पीछे रहने वाले लोगों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर और उनके बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले पूर्व विपक्ष नेता और कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से इस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस निवारण वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नहीं लाया जा रहा है। આ વિશ્વકર્મા નગરના પાછળનો ભાગ છે। અહીંયા ગરીબ અને ગરીબી સીમા કરતા રેખાને નીચે જીવનારા લોકો છે, જે રોજ કમાઈને રોજ ખાય અને ઘણી વખત તો એવું હોય છે કે નોકરી ના મળે એટલે કામ ના મળે। કોરોના કાળમાં બી આ વિસ્તારની પરિસ્થિતિ એકદમ ખરાબ હતી, વરસાદમાં બી ખરાબ થઈ જાય છે। અમે આગળ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને લઈને આવ્યા ત્યારે આગળ બધું બતાડ્યું મને કે ભાઈ હવે અમે બધું સરખું કરી દીધું છે, પણ જ્યારે બૂમ ઉઠી લોકોની કે બધું ભાઈ આ તો પાછળ નાખી જાય છે, એટલે પછી હું જોવા આવ્યો કે ખરેખર શું છે। તો તમે પોતે નિહાળી શકો છો કે આ પરિસ્થિતિનું સર્જન, નાના બાળકો ઘરમાં માંદા થઈ જાય, માતાઓ બહેનો માંદા થઈ જાય, ઘરમાંથી બહાર ના નીકળી શકે દુર્ગંધના લીધે, કોઈ મહેમાન ઘરમાં ના આવે, કોઈ દીકરી ના આપે અહીંયા આ દુર્ગંધના લીધે। આવી પરિસ્થિતિનું સર્જન હોય અને તમે સ્માર્ટ સિટીની વાત કરતા હોય, તમે મોટા મોટા કરોડો રૂપિયાના ફંક્શન કરતા હોય, તો શું આ ગરીબો માણસ નથી? શું એમને જાન નથી? શું એમના બાળકો નથી? શું એને પરિવાર, શું આ લોકો ટેક્સ નથી ભરતા? આ બધો જ ટેક્સ ભરે છે। અમીર આદમી જેટલો ટેક્સ ભરે છે એટલો ટેક્સ મારો ગરીબ માણસ બી ભરે છે। એમને વધારે સુવિધા આપો છો તો આ ગરીબ માણસે તમારો શું બગાડ્યું છે? મારો કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે સત્તા પર બેઠેલા લોકો બે આંખથી ના જુએ, બધાના માટે સુવિધા કરે। આ સ્લોટર હાઉસ આ એક कैंसर છે। આ वडोदरा के डभोई रोड, कपुराई चौकड़ी जैसे इलाकों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे में स्थानीय निवासी मोर्चा लेकर कॉरपोरेशन पहुंचे। गर्मी के मौसम के बीच भी वडोदरा के कई इलाकों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। डभोई रोड, कपुराई चौकड़ी निकट के इलाके में पिछले कई दिनों से निवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। कम प्रेशर से पानी आपूर्ति के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत बार बार किए जाने के बावजूद जल आपूर्ति नहीं हो रही है। आक्रोशित लोग इस मामले मोर्चा लेकर वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय पहुंचे और यहां आवेदन देकर पानी समस्या सुलझाने की मांग की। અમારા ગામમાં પાણી આવે છે પણ અમારી લાઈનોમાં પાણી નથી આવતું। મોટર મૂકીએ તો પણ પાણી નથી આવતું। પાણી વગર શું કામ કરીએ છીએ? ખાવા બનાવીએ, કપડો ધોઈએ કે શું કામ કરીએ? તો અમે અહીંયા આગળ 12 નંબરની ઓફિસમાં રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। એ લોકોએ કીધું કે 8 દિવસમાં થઈ જશે, નહીં થાય તો અમે ફરીથી આવીશું અહીંયા આગળ। છેલ્લા 2 મહિના ઉપરાંતથી કપુરાઈની અંદર ફરિયાદો આવતી હતી કે વૈરાગીનગર, બજાણિયાવાસ ને રાઠોડવાસની અંદર પૂરતા પ્રેશરથી પાણી નથી આવતું અને અમુક વિસ્તારમાં પાણી નથી જ આવતી, એવી પણ ફરિયાદો હતી। તેના વિરુદ્ધમાં આજરોજ અમે વોર્ડ નંબર 16ની ઓફિસ ખાતે ઉગ્ર રજૂઆત સાથે આવેદનપત્ર આપવા આવેલા। અધિકારીશ્રીને જાણ કરી કે રજૂઆત કરી કે પાણીનો નિકાલ નહીં આવે તો આવતા અઠવાડિયે અમે ઉપવાસ આંદોલન કરવાના છે। એના વિરુદ્ધમાં તમે તૈયારી જ છો અને જે પણ કંઈ થવું એ સંપૂર્ણ જવાબદારી વીએમસીની રહેશે। वडोदरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी समय बाद वडोदरा आ रहे हैं। 18 जून को वडोदरा में एक भव्य रोड शो का और जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसी के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को गुजरात के वडोदरा शहर के दौरे पर आएंगे। वडोदरा एयरपोर्ट से आजवा रोड, लेप्रेसी मैदान तक 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो इस मौके पर आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पुलिस और प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। लेप्रेसी मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 5 लाख लोगों को संबोधित करेंगे, जिसकी चाक चौबंद तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इन तैयारियों के भागरूप वडोदरा एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, मेयर, सांसद, भाजपा अध्यक्ष, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत के अधिकारियों की उपस्थिति में तैयारियों का निरीक्षण किया गया। रोड शो के रूट पर अतिक्रमण दूर करने से लेकर रोड शो के दौरान रोड की सजावट तक की कार्यवाही इस दौरान
किए जाने की बात जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा कही गई। 2019ની ચૂંટણી પછી પહેલીવાર વડોદરામાં જ્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રી આવી રહ્યા હોય ત્યારે એરપોર્ટથી અમે સૌ સભા સ્થળ સુધીના નિરીક્ષણ માટે અમે ઉપસ્થિત થયા છે. રોડ શો સાહેબનો કરવાનો હોય તો એ વ્યવસ્થા પણ જોવાની છે, સાથે સાથે લોકોને અગવડ ન પડે એ પણ ચિંતા કરી રહ્યા છે. એની સાથે સભા સ્થળ પર લોકો જાય તો ત્યાં પાર્કિંગની ચિંતા પણ કેવી હોવી જોઈએ, તો બધી જ ચિંતા કરવા માટે આજે અમે અહીંયા ટીમ અમારી ઉપસ્થિત છે. 2 લાખ મહિલાઓ અમે અહીંયા ઉપસ્થિત રાખવાના છે. 1 લાખ મહિલા મારે પોતે તૈયારીના ભાગરૂપે અહીંયા સભા સ્થળ પર રાખવાના છે. મારી વડોદરા શહેરની મહિલાઓ બધી જ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને સ્વાગત કરવા માટે, આશીર્વાદ આપવા માટે ઉપસ્થિત રહેવાની છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વૈશ્વિક નેતા આજે 18 તારીખે આ મહિનામાં આ લોકો સમક્ષ આવી રહ્યા છે, વડોદરાના નાગરિકો સમક્ષ આવી રહ્યા છે. અને જ્યારે વૈશ્વિક નેતા આવતા હોય તો એના રૂટની તૈયારીઓ, એના ત્યાંની વ્યવસ્થા સભા સ્થળની, અને જ્યારે રોડ શો કરવાના હોય તો એ તમામ વ્યવસ્થાઓ જોવા માટે સાંસદશ્રી, શહેરના આગેવાનશ્રીઓ, અમારા પદાધિકારીશ્રીઓ અને એમની સાથે કમિશનરને એમની ટીમ સમગ્ર લોકો અહીંયા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવા માટે આવ્યા છે. જે કંઈ નાના મોટા સૂચન હોય ને તંત્ર તરીકે કરવા જેવા હોય એ તમામ કામો અહીંયા આજે નું નિરીક્ષણ કરીને કામગીરી અમે ચાલુ પણ કરી દીધી છે. પણ વધુ એક સઘન કામગીરી રોડ કાર્પેટિંગથી લઈને બેરિકેડિંગથી લઈને એ તમામ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. રોડ શો દરમિયાન કેટલી સ્ટેજ કેટલા બનાવવા, સભા સ્થળ પર ક્યાં એન્ટ્રી એક્ઝિટ રાખવા, તમામ વ્યવસ્થાઓનું આજે નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા એક ઝુંબેશ ઉપાડવામાં આવી છે અને આમાં પ્રધાનમંત્રી જન આયુષ્માન કાર્ડ અંતર્ગત ગંગા સ્વરૂપ બહેનોને એમનું લાભ મળે અને દર વર્ષે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની લાભ મફતમાં મળે એમના માટેનું એક અભિયાન ઉપાડવામાં આવ્યું છે. 23,000 જેટલી ગંગા સ્વરૂપ બહેનોનું સર્વે કરવામાં આવ્યું છે અને આમાંથી 14,000 જેટલી ગંગા સ્વરૂપ બહેનોને પ્રધાનમંત્રી જન આયુષ્માન કાર્ડ આપી દેવામાં આવ્યું છે અને બાકીની બહેનોને પણ ટૂંક સમયમાં પ્રધાનમંત્રી જન આયુષ્માન કાર્ડ આપી દેવામાં આવશે. વડોદરાને આંગણે મોદી સાહેબ આવતા હોય, કર્મભૂમિ ખાતે મોદી સાહેબ આવતા હોય ત્યારે સયાજી નગરી, સંસ્કારી નગરી એમના સ્વાગત માટે, એમને વધાવવા માટે થઈને થનગનાટને એક નવી અલગ પ્રકારની ઉર્જા અનુભવી રહી છે. અને એ ઉત્સાહ, એ ઉર્જાને વ્યવસ્થિત મોદી સાહેબ સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને સુચારું આયોજન પણ ખૂબ મહત્વનું હોય છે. અને એટલા જ માટે આ વ્યવસ્થા કરવા માટે થઈને પાર્ટીના સૌ આગેવાનો સાથે એરપોર્ટ ખાતે મુલાકાત લઈ રહ્યા છીએ. એરપોર્ટથી સમગ્ર રૂટ દરમિયાન ક્યાં આગળ કયા સમાજના આગેવાનો સ્વાગત કરશે, કેવી રીતે સ્વાગત થશે, એની સમગ્ર આયોજન થશે. અને આયોજન માટે સૌ આગેવાનો સાથે અમે અહીંયા ઉપસ્થિત છીએ. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जय अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स
गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जेएमबी विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। वडोदरा की 30 वर्ष की कोमल पटेल के ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिवार ने उनके अंगों और साथ ही बालों का दान कर कई लोगों को नया जीवन दिया है। वडोदरा की 30 साल की एक महिला केदारनाथ यात्रा पर गई हुई थी, जहां उनकी तबीयत खराब होने पर वडोदरा के पारोल सेवाश्रम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। महिला के परिवार द्वारा इस मौके पर हिम्मत दिखाते हुए ऑर्गन डोनेशन का निर्णय लिया गया और अंगों के दान के साथ साथ कैंसर पीड़ितों के लिए मृतक महिला के बाल भी दान में दिए गए। અમારા ત્યાં કોમલ પટેલ નામનું પેશન્ટ પરમ દિવસે એડમિટ થયું હતું। પેશન્ટ કેદારનાથ યાત્રા માટે ગયું હશે, ત્યાં એમને ચક્કર આવ્યા અને પછી ખેંચ આવી હતી અને એમાંથી પેશન્ટને થ્રોમ્બો એમ્બોલિઝમ થયું અને એના લીધે પેશન્ટ કાલે સવારે બ્રેન ડેડ થયું હતું અને અમારી ટીમે પેશન્ટના બ્રધર છે ને એમના સગાને સમજાવ્યું હતું કે એક ઓર્ગન ડોનેશન એક નોબલ કોઝ છે અને જો તમે તમારી વિલિંગનેસ હોય તો તમે એમના મમ્મી પપ્પાને ને બધાને સમજાવો અને દર્દી ઓર્ગન ડોનેશન માટે રેડી થાય અને સગા ઓર્ગન ડોનેશન માટે રેડી થાય એની માટે કન્સન્ટ આપો તો આ એક નોબલ કોઝ છે જેનાથી બીજી 4 જિંદગી બચી શકે છે। સવારે પેશન્ટ બ્રેન ડેડ ડિક્લેર થયું, એના પછી અમે 2 એપનિયા ટેસ્ટ કર્યા જેમાં પ્રૂવ થયું કે પેશન્ટ બ્રેન ડેડ છે અને એના પછી અમે સોટોમાં અમારી સંસ્થા રજિસ્ટર છે ફોર organ donation and organ transplant also. Recently we got the permission for kidney transplant also in month of December. અને આ રવિવારે અમારું ફર્સ્ટ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ થવાનું છે। તો આ બધી પ્રોસેસ કર્યા પછી પેશન્ટના સગા રેડી થયા તો અમે સોટોને કોન્ટેક્ટ કર્યો અને પ્રિયદર્શિનીબેન જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કોઓર્ડિનેટર છે એમને બધી વ્યવસ્થા કરીને ઝાયડસમાંથી ટીમ મોકલી આજે જે કિડની અને લીવર ઓર્ગન રિટ્રાઈવ કરશે પેશન્ટના સગામાંથી અને બોમ્બે ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાંથી ટીમ આવી છે કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જનને એમની અને એ લોકો હાર્ટ એમાંથી રિટ્રાઈવ કરવાના છે અને આ એક બહુ જ સારું કાર્ય છે સમાજ સેવાનું અને મારી ઈચ્છા એવી છે કે જેટલી બને એટલી આના માટે જે પબ્લિકમાં છે ને અવેરનેસ સ્પ્રેડ થવી જોઈએ। આજકાલ આપણા દેશમાં તો ખરેખર બહુ જ આવી ગેરમાન્યતા હોય છે કે એક વખત પેશન્ટ મરી જાય પછી જો એને ચીરવામાં આવે તો કશું પેશન્ટને શું કહે છે અધોગતિ ના મળે, પણ હવે એ બધા બિલીફમાંથી આપણે બહાર આવવું જોઈએ અને આ અવેરનેસ વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી જોઈએ। આપણે હાર્ટ રિમૂવ કરવાના છે, લીવર, કિડની, એમને એમના વાળનું પણ દાન કરેલું છે અને આ આંખ પણ ડોનેટ કરવાના છે। લાસ્ટ વીક બેન ને મમ્મી લોકો કેદારનાથ ગયા હતા દર્શન કરવા માટે, પછી એ લોકો ત્યાંથી આવ્યા તો બેનને થોડું કમ્પ્લેન હતી કે નોર્મલ માથું દુખે છે, તો એવું લાગ્યું કે ટ્રાવેલિંગ કર્યું એના લીધે થોડું થતું હશે, તો નેક્સ્ટ ડે પછી હોસ્પિટલ લઈ ગયા તો સારું બી થઈ ગયું। પછી અર્લી મોર્નિંગ બીજા દિવસે કન્ડિશન થોડી વધારે ખરાબ થઈ ગઈ, પછી બપોર સુધી તો ખાસી ખરાબ થઈ ગઈ, પછી MRI રિપોર્ટ કરાવીને બધા ખાસા કરાયા ત્યારે ખબર પડી કે પ્રોબ્લેમ અંદર ખાસી વધી ગઈ છે। તો ત્યારથી જ બેન બેભાન અવસ્થામાં જ હતા અને પછી ન્યુરોસર્જન ને ન્યુરો ફિઝિશિયનને કન્સલ્ટ કરીને વાત કરી ખાસી, ઓલમોસ્ટ એમને બી વાત થઈ તો કીધું કે કન્ડિશન બહુ જ ખરાબ છે અને ધીરે ધીરે એટલે બ્રેન ડેડ તરફ જ કન્ડિશન જઈ શકે છે। તેમને એ રીતે થોડું ઇન્ટિમેશન આપીને વાત કરી હતી, તો ત્યાર પછી અમે ટ્રીટમેન્ટ તો કન્ટિન્યુ રાખી, પણ એમને બેકગ્રાઉન્ડમાં એક એવું બી કીધું કે જો સપોઝ કંઈ બી થાય તો એક ઓપ્શન આપણે ઓર્ગન ડોનેશનનો બી રાખી શકીએ। તો એ રીતે અમે ઓલમોસ્ટ 3-4 દિવસમાં તો બ્રેન ડેડની કન્ડિશન થઈ જ ગઈ। પછી મમ્મીને વાત કરીને ખાસી કે હવે સપોઝ તો બેન તો આપણી સાથે રહ્યા નહીં, પણ આપણે એનું ઓર્ગન ડોનેશન કરીને ખાસા બધા લોકોને હેલ્પફુલ થઈ શકીએ છીએ।
બીજા બધાની ફેમિલીને બી હેલ્પફુલ થવાય એ રીતે મમ્મીને વાત કરી તો મમ્મી પણ એ રીતે એગ્રી થઈ ગયા અને આજે આપણે એમનું ઓર્ગન ડોનેશન કરીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में एक और कॉरपोरेशन द्वारा ठेले धारकों को लोन देकर रोजगार में सहायता की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें बेरोजगार भी किया जा रहा है. कॉरपोरेशन की इस दोहरी नीति पर सवाल उठना लाजमी है. वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया को एक आवेदन देकर ठेले वालों के हक में आवाज उठाई है. एक और ठेले वालों को लोन देकर सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नेशनल वेंडर पॉलिसी का अमलीकरण नहीं करते हुए उन्हें बेरोजगार भी किया जा रहा है, जिस पर अतुल गामेची ने कॉरपोरेशन से जवाब मांगा. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेठળ તમામ લારી ગલ્લા પથારાવાળાઓને 10,000 થી 20,000ની લોન સબસિડીવાળી આપવામાં આવી રહી છે અને આનો 100% અમલીકરણ વડોદરા શહેરમાં કરવાનો છે અને તમામ વોર્ડ ઓફિસમાં આના ફોર્મ ભરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો જે પણ લોન ધારક છે લોન લેતા લોન લઈ લે છે, પરંતુ સામે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ક્યારે ને કોઈ પણ સંજોગોમાં લારી ગલ્લા પથારા ઉઠાવવામાં આવે છે, જેના કારણે જે લોન ધારક છે આ લોન કઈ રીતે ભરી શકે એક તપાસનો વિષય છે, એક સમજવાનો વિષય છે. સાથે સાથે આ લારી ગલ્લા પથારાની જે નીતિ છે વર્ષો જૂની છે, રાજા રજવાડાના સમયથી આ લોકો લારી ગલ્લા પથારા લગાવતા આવ્યા છે. સાથે સાથે લારી ગલ્લા પથારા પર જોવા જઈએ તો જે મોલમાં જે અલગ જગ્યાએ વસ્તુઓ મળતી હોય છે એના કરતાં એકદમ સસ્તી ને કિફાયતી વસ્તુ મળી રહે છે અને વિસ્તારો એવા છે કે લોકો કહી શકે કે ન્યાય મંદિર એટલે અમદાવાદનો કે બહારનો હોય સીધો ન્યાય મંદિર કે સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવીને ખરીદી કરી શકે છે. જોવા જઈએ તો આ લારી ગલ્લા પથારાઓને બીજી પણ કનડગતો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક હપ્તામાં ઉઘરાવવામાં આવે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક અધિકારી કે કોઈ મોટા પોલીસોના કોઈ હોય કોઈ પણ રીતે ત્યાંથી ગિફ્ટો લઈ જતા હોય છે. એટલે લારી ગલ્લા પથારાને આ બધું નુકસાન થાય છે અને જ્યારે આ લારી ગલ્લા પથારો ઉઠાવી લેવામાં આવે છે ત્યારે એમનું કેટલુંક મટીરિયલ બગડી જાય છે, કેટલુંક મટીરિયલ ખોવાઈ જાય છે. સાથે સાથે આ લારી ગલ્લા પર કામ કરતા અનેક બીજા મજૂરો છે એ પણ બેરોજગાર થાય છે. લારી ગલ્લા પથારામાં અત્યારે સ્વ સહાય યોજના હેઠળ લોકો પોતે પગભર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જે લોન આપી રહ્યા છે 10 થી 20,000ની એ લોન લેનાર વ્યક્તિ કોણ છે એની પણ તપાસ કરવામાં આવે, લારી ગલ્લો ક્યાં છે એ પણ તપાસવામાં આવે. હમણાં જે રીતે મેયર સાહેબે કીધું કે રોડ પર લારી ગલ્લા દબાણ ન જોઈએ, તો એ બાબતે પણ મેયર સાહેબે રોડ પર લારી ગલ્લા પથારાને લોન ન આપવી જોઈએ. સીધી બાબત છે, લોન ન આપે લારી ગલ્લા પર દબાણમાં હોય તો. બીજી બાજુ આ લારી ગલ્લા પથારાનું વર્ષોથી કોઈ જાતનો અમલ કરવામાં નથી આવતો, તેના કારણે લારી ગલ્લા પથારા પરેશાન છે. પરંતુ સરકારની એક યોજના છે રાષ્ટ્રીય શહેરી ફેરિયા નીતિ, એનો વહેલામાં વહેલી તકે અમલ લાવી દે, જેથી કરીને લારી ગલ્લાવાળા પણ ખુશ રહેશે અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા પણ ખુશ રહેશે. આજે અમે આવેદનપત્ર વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબને આપ્યું છે અને રાષ્ટ્રીય फेरिया नीति वहेलामां वहेली तके अपनावे तेनी मांग करी है। वडोदरा के वाघोड़िया की शंकर पैकेजिंग के कामदार पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। इस मामले कांग्रेस के नेता सत्यजीत सिंह गायकवाड़ की अगुवाई में लेबर कमिश्नर को आवेदन दिया गया। वडोदरा के वाघोड़िया में शंकर पैकेजिंग लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। इस कंपनी के कई कामदार पिछले कई दिनों से हड़ताल पर उतरे हुए हैं। कोरोना के बाद एचआरए का निर्मूलन कर इन कर्मचारियों का वेतन घटा दिया गया है और उन्हें ज़्यादा घंटे तक काम करवाया जा रहा है, जिससे परेशान कामदारों ने पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता सत्यजीत सिंह गायकवाड़ की अगुवाई में डिप्टी लेबर कमिश्नर एएन डोडिया को मामले से अवगत कराया। 40-50 દિવસથી સ્ટ્રાઇક ઉપર છે। અમે ચોથા મહિનાની અંદર અમે 15 દિવસ કામ કરેલું, તે છતાંય અમને એ પગાર અમને મળ્યો નથી। અમારું જે મેનેજમેન્ટ જે છે ખોટી ખોટી કમિટીઓ બનાવી છે, બરાબર છે, એની અંદર એ લોકોએ અમારું પગાર ધોરણ ઓછું કરેલ છે। આજે અમારું વર્કરો આજે જે ટીચર હતા એ લોકોને 25-25 હજાર પગાર આવતો હતો, બરાબર છે, મહેનત કરીને પૈસો અમે કમાયેલો હતો, એ આજે અમારો પગાર સીધો 16-17 હજાર કરી દીધેલો છે। જે સામાન્ય હેલ્પર માણસ છે, જે હેલ્પર કંપની કોન્ટ્રાક્ટમાં છે, એ આજે લગભગ 17 હજાર પગાર પાડતા હતા, એ લોકોનો પગાર આજે 8 હજાર 9 હજાર પગાર આવે છે, બરાબર છે। આટલી મોંઘવારી અંદર ગવર્મેન્ટ જે છે ગુજરાત સરકારની ભાજપ સરકાર જે છે
મોંઘવારી વધારતી જાય છે, દરેક વસ્તુ મોંઘી થતી જાય છે. આજે આ વર્કર આજે 8,000ની અંદર કઈ રીતે એનું ઘર પોષણ કરી શકે? वाघोडिया में शंकर पैकेजिंग फैक्ट्री है विक्रम पांडे जी की. इस फैक्ट्री में असंख्य कामदार काम कर रहे हैं, करीबन 4 से 5 हज़ार कामदार काम कर रहा है. आज पिछले 50 दिन से ये कामदार स्ट्राइक पे उतरा है. ये वही कामदार था जिसने कोरोना की परवाह किए बिना इस शंकर पैकेजिंग को कोरोना काल में भी 2 साल 8 घंटे के बदले 10-10 घंटा काम करके कंपनी को कमा के दिया. आज हम दाद मांगने आए थे मिस्टर डोडिया साहब जो डिप्टी कमिश्नर है. हमने उनको बताया कि हम धरना पे उतरने वाले हैं और फैक्ट्री के अंदर घुस के कायदा हाथ में लेके फैक्ट्री बंद करेंगे अगर उन्होंने काम नहीं किया. 50-50 दिन से वर्कर भूखा मर रहा है और ये लोग एसी हॉल में बैठ के नेताओं के साथ मीटिंग करके सरकार की पक्षचंपी कर रहे हैं. तो हमने उनको लाल आंख बताई और हमने किया है कि अगर 2 दिन में पगार नहीं हुआ तो हम कायदा हाथ में लेंगे. 9 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे फैक्ट्री के ऊपर. उतना ही नहीं, लेकिन कमिश्नर ने आज हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के बाद रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से मालिकों को बुलाएंगे. वर्कर्स कमेटी और मालिकों के बीच में बातचीत होकर इसका सही समाधान आए उसकी पूरी कोशिश करने के लिए आज हमने मीटिंग की है. और हमें खुशी है कि कमिश्नर साहब एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चल रहे हैं. लेकिन कहा जाता है कि ये कमिश्नर हमेशा यूनियन को तोड़ के मालिक को सपोर्ट करते हैं. वीएनए बुलेटिन में अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का. गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी गुजरती है. इस नदी में रविवार को एक युवक द्वारा कथित रूप से छलांग लगा दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने 2 दिनों तक एक खास बोट के जरिए सघन ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक के शव को ढूंढने में फायर ब्रिगेड को सफलता नहीं मिली. ये नदी मगरमच्छों से भरी हुई है. ऐसे में दमकल के कर्मचारियों को शव ढूंढने में काफी मशक्कत आई. आखिरकार 2 दिनों बाद इस कार्यवाही को फायर ब्रिगेड द्वारा स्थगित कर दिया गया. लेकिन इसी बीच आज सुबह एक युवक का शव यहां से बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई. दमकल विभाग ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी अस्पताल भेज दिया गया है. जब स्थानीय निवासियों ने इस डेड बॉडी को देखा तो मगरमच्छ युवक की खींचतान कर रहे थे. लोगों ने पथराव करते हुए मगरमच्छों को दूर हटाकर शव को बरामद किया है. इस युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. वडोदरा शहर के 34 इलाकों से गंदा पानी आता होने की शिकायतें सामने आई है, जिसके बाद विभिन्न इलाकों से सैंपल लेकर जांच हेतु लेबोरेटरी में भेजे गए थे. हेल्थ लेबोरेटरी द्वारा वडोदरा शहर की 34 जगहों पर दूषित पानी का रिपोर्ट दिया गया है, जिसके बाद उत्तर जोन इलाके में दूषित पानी की समस्या को हल करने के लिए 3.69 करोड़ रुपए बीएमसी द्वारा खर्च किए जाएंगे. दूषित पानी की रिपोर्ट में 34 में से 13 सैंपल उत्तर जोन के हैं. ऐसे में 34 जगहों पर दूषित पानी की समस्या के निवारण के लिए कॉरपोरेशन द्वारा कुल 8,99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. वडोदरा शहर में गैस बिल की बकाया रकम लेने के लिए गैस कंपनी एक्शन में आई है. वडोदरा में 4 टीम बनाकर नवापुरा इलाके में सघन चेकिंग की जा रही है. जिन लोगों ने गैस का बिल नहीं भरा है उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं. गैस कंपनी द्वारा 31 कनेक्शन काटे गए हैं और साथ ही 7,29,000 रुपए वसूल भी किए गए हैं. 4 करोड़ की बकाया रकम बाकी होने के चलते गैस कंपनी द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है. गुजरात के भावनगर के महुआ के वाघनगर गांव में 2 शेरों का सैर सपाटा कैमरे में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. अगर आप गुजरात के सौराष्ट्र में हैं और आपको सड़क पर घूमते हुए शेर नजर आ जाए तो बिल्कुल ताज्जुब में मत पड़िएगा, क्योंकि यहां अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है. भावनगर के महुआ के वाघनगर गांव निकट 2 सड़क के किनारे सैर सपाटा करते हुए कैमरे में कैद हुए. भूतनाथ गांव से वाघनगर जाने वाली सड़क पर जंगल का राजा खुद सैर करने निकला था. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ग्रामीण इलाके में सड़क पर लोगों की आवाजाही कम रहती है. ऐसे में अक्सर शेर जैसे वन्य पशु सड़क पर घूमते हुए देखने मिलते हैं. भावनगर के महुआ के ग्रामीण इलाकों में शेर और अन्य वन्य पशुओं द्वारा
अन्य पशुओं का शिकार किए जाने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल भी देखने मिल रहा है। आधुनिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ते भारत देश में हजारों करियर ऑप्शंस अवेलेबल है और कई बार करियर ऑप्शंस का चयन करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वडोदरा में डॉक्टर BR आंबेडकर भवन ट्रस्ट द्वारा एक खास करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया है। गुजरात बोर्ड द्वारा अब लगातार बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का ऐलान किया जा रहा है और ऐसे में छात्रों के लिए करियर चुनना एक बड़ी चुनौती साबित होती है। ऐसे में वडोदरा में अलकापुरी में स्थित अंबेडकर भवन में 19 जून को छात्रों को करियर गाइडेंस पर मार्गदर्शन देता हुआ सेमिनार रोजगार कार्यालय के साथ मिलकर आयोजित किया गया है, जिसके तहत प्लेसमेंट ऑफिसर जाहिद राज ने आज अंबेडकर भवन का दौरा किया और यहां की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर BR आंबेडकर भवन અલકાપુરી ખાતે વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવાનું કામ કરી રહ્યું છે। એના ભાગરૂપે તાજેતરમાં ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે। એટલે છોકરાઓને વિદ્યાર્થીઓને એમના ભાવિ કાર્યક્રમ ઘડવા માટે કારકિર્દીમાં એ લોકોને આગળ કેવી રીતે ભણવું, નોકરીમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એ વગેરેની માહિતી આપવા અમે રોજગાર વિભાગમાંથી મદદનીશ નિયામક દામોદ સાહેબ બેન છે એમનો સંપર્ક કરેલો। એમના બંને અધિકારીઓ અમારી સાથે આજે પધાર્યા છે। આજરોજ ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવન સોસાયટી વડોદરા અને મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી વડોદરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજના રોજ અમે તારીખ 19 તારીખના રોજ જે શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન સેમિનાર અને જે 10મા ધોરણ અને 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓના અત્યારે રિઝલ્ટ આવી ચૂક્યા છે, તો એ ઉમેદવારો છે એ ઉમેદવારોને કારકિર્દીના વિવિધ વિકલ્પો વિશે માહિતી મળી રહે। સાથે સાથે ધોરણ 10 પછી શું, ધોરણ 12 પછી શું, ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા હોય તો ગ્રેજ્યુએટ પછી કઈ કઈ કારકિર્દીની તકો છે, ત્યાં એડમિશન લઈ શકે છે। સાથે સાથે મિત્રો GPSC છે, UPSC છે, વિવિધ સરકારી ભરતીઓની માહિતી મળી રહે એટલા માટે અમે મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી તેમજ ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવન સોસાયટીના સહયોગથી એક શૈક્ષણિક અને માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરેલું છે। તારીખ 19/6/2022ના રોજ સવારે 9:30 થી 12:30 કલાક દરમિયાન। गुजरात के भरूच के एक छोटे से गांव में रहने वाले आदिवासी समाज के सिक्योरिटी गार्ड ने ऑर्गन डोनेशन कर समाज को एक उम्दा संदेश दिया है। ऐसे में SSG अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऑर्गन डोनेशन के प्रति अब समाज में जागरूकता बढ़ती जा रही है। इस अवेयरनेस के चलते ही आदिवासी समाज में पहली बार ऑर्गन डोनेशन की घटना सामने आई है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत 51 वर्ष के चंद्रकांत तड़वी पिछले दिनों सड़क हादसे का शिकार बने थे और उनको ब्रेन डेड घोषित किया गया था, जिसके बाद परिवार ने उनके कई अंगों का दान करते हुए कई लोगों को नई जिंदगी दी है। इस नेक कार्य के चलते वडोदरा के SSG अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद आदिवासी समाज के चंद्रकांत तड़वी की पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंद्रकांत भाईलाल भाई तड़वी उम्र 51 साल, उनको मार्ग अकस्मात हुआ था झगड़िया GIDC के बाद। वहाँ से वो बड़ौदा स्पंदन हॉस्पिटल में रिफ़र हुए थे। बड़ौदा स्पंदन हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने और उनके परिवार ने जो एक प्रेरणादायक निर्णय लिया है, जो आदिवासी समाज में मेरे हिसाब से ये प्रथम ऑर्गन डोनेशन का, जो अपने देशमुख दादा और जो पूरी टीम है जो ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करती है, उससे प्रेरणा लेके आज आदिवासी समाज में जो ऑर्गन डोनेशन का उन्होंने जो सोच ली थी, आज उसके बाद उन्होंने लीवर, किडनी और लंग्स का जो डोनेट किया। उसके लिए मरने के बाद भी आप लोगों के शरीर में जिंदा रहते हो, ये एक अच्छा मैसेज दिया है। मैं समग्र आदिवासी समाज की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। परिवार वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर हमारा जो होना था, जो जाना था, वो चला गया, लेकिन उसके ऑर्गन से अगर किसी को ज़िंदगी मिल सकती है तो सबसे बड़े पुण्य की बात है। फिर हम लोगों ने जो कंसेंट देना था, सब परिवार वालों ने अपना कंसेंट दिया और अंग डोनेशन किया। उसमें
हैदराबाद में हृदय भेजा गया, चेन्नई में फेफड़े, किडनी और लीवर अहमदाबाद, और आंखें जो थी वो बड़ौदा में। इस तरह कल सब ऑर्गन्स निकाल के डोनेट किया, और आज तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन लोगों ज़रूरतमंद जो भी हैं उनको लग चुका होगा। ये हमारे आदिवासी परिवार में, आदिवासी कम्युनिटी में एक पहला इंसिडेंस है कि किसी ने अपने बॉडी में से इतना ऑर्गन डोनेट किया हो और दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाई हो। तो हम उसके लिए प्राउड है कि हमारे जीजाजी से ये शुरुआत हुई। और मैं हमारे कम्युनिटी की और सभी कम्युनिटी वालों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी के अकस्मात हो जाए, ब्रेन डेड हो जाए, तो वो कम से कम उसके जो जीवंत पार्ट्स है, बॉडी के ऑर्गन्स है, वो दान करे, डोनेट करे, ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी बच पाए। वडोदरा में आज़ाद यूथ काउंसिल के संचालक दिलीप सिंह गोहिल बापू द्वारा चौधरी समाज के 300 जितने बच्चों को शैक्षिक किट का वितरण किया गया। गुजरात में अब स्कूलें खुलने वाली हैं और ऐसे में साक्षर होगा गुजरात अंतर्गत वडोदरा में आज़ाद यूथ काउंसिल चलाने वाले दिलीप सिंह गोहिल बापू द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों को निःशुल्क स्कूल किट का वितरण किया गया। वडोदरा के कारेली बाग इलाके में करीबन 300 जितने चौधरी समाज के बच्चों को निःशुल्क किट वितरित की गई। दिलीप सिंह गोहिल बापू द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 लाख जितने स्कूली बच्चों को किट वितरण किया जाएगा। स्लम इलाके के बच्चों को भी इस वितरण का खास लाभ दिया जाएगा। आज वडोदरा शहरनी अंदर बावचा चौधरी बावचा समाजનું एक शिक्षण किट वितरणનું कार्यक्रम કરવામાં આવેલો છે। જે કાર્યક્રમની અંદર આજે હું ઉપસ્થિત રહ્યો છું। અમારી સંસ્થા આઝાદ યુવા પરિષદ છે। ગુજરાતની અંદર તમામ જગ્યાએ અમે શૈક્ષણિક કિટનું વિતરણ કરી રહ્યા છે અને દરેક સમાજને અમે આગળ લાવવાનો એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે એમના બાળકો આવનારા સમયની અંદર ભણી ગણીને સારા અધિકારી બને, કોઈ બિઝનેસમેન બને અને અમારી જે સંસ્થા કામ કરી રહી છે એ જ રીતનું એ લોકો બાળકો પણ ભણી ગણીને શિક્ષિત થઈને આગળ વધીને ગુજરાતની તમામ જનતાને જ્યાં આગળ ત્યાં તકલીફ છે તો દરેક બાળકને આજે એક નમ્ર વિનંતી કરેલી કે તમે કોઈ 5 વ્યક્તિની મદદ કરો, જેટલું તમારાથી શક્ય બને એટલાને હેલ્પફુલ બનો, જેથી કરીને ગુજરાતની અંદર જે બેરોજગારી, શૈક્ષણિક અને આરોગ્ય ક્ષેત્રની અંદર જે ગુજરાત આજે પાછું પડી રહ્યું છે, તો આવનારા સમાજની અંદર ગુજરાત જે વર્ષો પહેલાં સમૃદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય કહેવાતું હતું એવું આજે ફરીથી એક નવી પહેલ અમે ચાલુ કરેલી છે આઝાદ યુવા સંસ્થા દ્વારા। આજે આઝાદ યુવા પરિષદ દ્વારા અને ચૌધરી બાવચા સમાજના તમામ બાળકોને સ્કૂલ બેગ અને નોટબુક વિતરણનું કાર્યક્રમ આજે ગુજરાત પાગા દામદુમ ખાતે રાખેલ છે। છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષથી અમે આ કાર્યક્રમ અમારા દ્વારા થાય છે। हर बच्चे के जीवन में स्कूलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। स्कूल में सीखी हुई चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में काम आती है। ऐसे में स्कूल लाइफ पर आधारित एक बेहतरीन नाटक की प्रस्तुति वडोदरा की उर्मी स्कूल में दी गई। कोरोना काल के 2 साल के बाद फिर एक बार स्कूल अब सुचारू रूप से खुलने जा रहे हैं। ऐसे में वडोदरा की उर्मी स्कूल के राधिका ऑडिटोरियम में त्रिवेणी संस्था के बच्चों द्वारा बेहतरीन नाटक की प्रस्तुति दी गई। खुल जा स्कूल सिमसिम के तहत नई स्कूल में पहले दिन की शुरुआत की बात कही गई है। वडोदरा की प्रसिद्ध नाट्य संस्था त्रिवेणी द्वारा उर्मी स्कूल के ऑडिटोरियम में बच्चों के साथ इस नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस नाटक को जानी मानी कवित्री और लेखिका दीप्ति वच्छराजानी ने लिखा है, जबकि संगीत मिशाल भाटिया और मानसी देसाई ने दिया है। इस नाटक का कॉन्सेप्ट और डिजाइन वडोदरा के प्रसिद्ध डायरेक्टर PS चारी और नाटक का डायरेक्शन अहमदाबाद के प्रशांत तरुणजा दवे ने किया है। स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन जीवन के कई पहलुओं को स्कूल की पढ़ाई में शामिल कर लिया जाता है। यही बात इस नाटक में बखूबी पेश की गई है। त्रिवेणी संस्था द्वारा प्रशिक्षित किए गए बच्चों ने यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए खुल जा स्कूल सिमसिम के जरिए उम्दा संदेश समाज तक पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। कुछ बच्चों के लिए आज का दिन पहला दिन भी है। So we wish them all the best। तो चलिए सुनते हैं एक मजेदार गाना स्कूल का पहला दिन। जल्दी उठो ना स्कूल जाना है, जल्दी उठो ना स्कूल जाना है।
त्रिवेणी और उर्मी स्कूल बीआरजी ग्रुप के संयुक्त उपक्रम से हमने एक सप्ताह का कार्यशाला नाट्यकार कार्यशाला की थी और वो नाट्य कार्यशाला के ख़त्म होते ही हमने एक बच्चों का नाटक स्कूल जा सिम सिम ऐसा एक नाटक किया है। तो आज इसमें 18 बच्चे और युवा जो हैं वो सब एकत्र होकर ये नाटक को खेल रहे हैं जो कार्यशाला से आए हुए हैं। गुजरात स्टेट एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा नेशनल फेडरेशन कप अंडर 20 जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का नडियाद में आयोजन किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सहयोग से गुजरात स्टेट एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा नडियाद के अंबुभाई पुराणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारत के 34 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से 700 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 40 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं में इन खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए कई पदक हासिल किए, जिसमें गुजरात राज्य के हिस्से 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए, जिसमें रोहित कुमार यादव ने गोल्ड मेडल जीता है, बाबूभाई बरजोद ने सिल्वर मेडल जीता है, दृष्टि चौधरी ने 3000 मीटर दौड़ और 5000 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, जबकि लक्षिता सांडलिया ने 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल और 800 मीटर दौड़ में भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। जीएसटी कानून आज भी कई लोगों की समझ से बाहर है और ऐसे में वडोदरा में जीएसटी विभाग द्वारा एक नुक्कड़ नाटक के जरिए जीएसटी के कानून पर नागरिकों को जानकारी दी गई। इन दिनों देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी जारी है। इसी के तहत वडोदरा में जीएसटी विभाग द्वारा कमाटी बाग नजदीक एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हुए सभी को जागरूक किया गया। हमारी पहचान देश सेवा कर संजय। हम जीएसटी के अधिकारी हैं। हम आपकी सेवा के लिए, हम देश की सेवा के लिए, हम करदाताओं की सेवा के लिए, व्यापार उद्योग कारोबारियों की सेवा प्रतिबद्ध है। निष्पक्षता और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के लिए आओ जीएसटी के साथ मिलकर एक नया भारत बनाएं। जीएसटी एक फायदे अनेक, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। हमारा चिन्ह, हमारी पहचान, देश सेवा कर संजय। मैं सेंट्रल एक्साइज हूँ, मैं एडिशनल एक्साइज, मैं सर्विस टैक्स, मैं वेट, मैं सीएसटी, मैं लग्जरी टैक्स, मैं एंटी टैक्स। बाप रे, कितने सारे टैक्स। चिंता की कोई बात नहीं, अब हम सब एक हैं। एक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक, फायदे अनेक, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। हमारा चिन्ह, हमारी पहचान, देश सेवा कर संजय। चोरी नहीं करता भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल। ओके भाई। हेलो हेलो भाई, मुझे 100 टन माल चाहिए। हाँ बोलो। जीएसटी के साथ चाहिए तो 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, बिल बगैर चाहिए तो 1 लाख। चलो ठीक है भाया, आप सुनकर मजा आया, प्रस्ताव सुनकर और भी मजा आया। आप ऐसा करो, 50 टन जीएसटी बिल के साथ भेज दो और 50 टन बगैर बिल के। पक्का पक्का। हेलो भाई, मुझे 100 टन माल चाहिए। हाँ बोलो। माल चाहिए या केवल बिल चाहिए? माल लेके क्या करूँगा, बिल भेजो, केवल बिल। फेक बिल, फेक इनवॉइस, किसको पता चलने वाला है? हमें पता चलता है। आप कौन? हम
जीएसटी विभाग वाले हैं। हमारी नजर सब पर है। ईमानदार का हम सम्मान करते हैं। बेईमान कर चोर को हम नोटिस और सम्मान देते हैं। और तेरा तो कलम खेल है, तेरे लिए जेल है। ये जीएसटी पूरा सरकार के खाते में जमा करना है। रिटर्न समय पर करना है। ईमानदारी से अपने धंधे में खोया हुआ है, इसीलिए खोया हुआ है। और ये इतना हैरान परेशान क्यों है? भाई इसे जीएसटी से नोटिस मिला है। भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है? टैक्स बकाया है तो टैक्स भरो और फिर निश्चिंत होकर इसकी तरह सो। और इनको क्या हुआ? इसकी कचौरी पकड़ी गई। इसकी कचौरी पकड़ी गई। ये तो मरा, ये तो मरा। आप मजे करो जेल में, आप मजे करो जेल में। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उस सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ये जीएसटी विभाग की तरफ से कि कर प्रणाली जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है उसमें पहले से अब तक कितने सुधार आते रहे हैं और ये आज की स्थिति में उपभोक्ताओं और करदाताओं के लिए काफ़ी पारदर्शी और सहूलियत भरा बन गया है। इसी को दर्शाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक उसी के अंतर्गत किया जा रहा है। गुजरात के दाहोद में जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के सुशासन पर जानकारी देती हुई एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8 साल सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इस उपलक्ष्य में दाहोद के एपीएमसी हॉल में दाहोद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर आमलियार की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा हासिल की गई सिद्धि पर जानकारी दी गई। दाहोद भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकारनी 8 વર્ષની સેવા સુશાસન ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત પ્રેસ કોન્ફરન્સ મળી છે। આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં માન્ય દાહોદ ભગોળ સાહેબ ઉપસ્થિત પત્રકાર બધી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। માન્ય નરેન્દ્રભાઈની સરકારમાં જે રીતે છેલ્લા 8 વર્ષમાં જે અનેકવિધ યોજનાઓ મળી છે દેશને, એ બધી યોજના માન્ય ભગોળ સાહેબને અમે પત્રકાર સમક્ષ મૂકીશ। પણ અમારું બધાનું ગૌરવ છે કે દાહોદ જિલ્લા માટે પણ કેન્દ્ર સરકારની 28,000 જેટલા રકમ ફાળવીને દાહોદના વિકાસમાં એક સી ફાળો આપ્યો છે। એટલા માટે ભારત સરકારનો પણ આભાર માનું છું। અને જે રીતે 8 વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે અનેકવિધ યોજનાઓ લોકોની કલ્યાણકારી અનેકવિધ યોજનાઓને જે રીતે ભારત આઝાદ થયું પછી જે રીતે અનેક નિર્ણયો નહોતા લેવાયા એ છેલ્લા 8 વર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈની સરકારે નિર્ણય લીધા છે। એટલે જે રીતે આઝાદી પછી 70 વર્ષમાં જે અન્ય સરકારે નથી કર્યું એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈની સરકારે કર્યું છે। અને આપણા પ્રેસ વાર્તાના માધ્યમથી દાહોદની જનતાને પણ ખબર પડી કે છેલ્લા 8 વર્ષમાં ભારતની સરકારે જે કર્યું છે એની ઝલક ઓછી છે। वडोदरा के शिनौर में दिव्यांग खिलाड़ियों की जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का उत्साह के साथ आयोजन किया गया। वडोदरा के शिनौर तालुका के मोटा फोफलिया में इंडिया लेवल के डेफ एंड म्यूट प्लेयरों की 2 जोन के बीच जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की गई, जिसमें भारत देश के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों जोन से डेफ एंड म्यूट दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। वडोदरा के मोटा फोफलिया गांव में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था। भारत देश में आयोजन पहली बार किया गया। आने वाले समय में डेफ एंड म्यूट खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप भी आयोजित होने वाला है। ऐसे में भारत देश के डेफ एंड म्यूट खिलाड़ियों के लिए ये उम्दा पहल की गई। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तो ये देख रहे हैं आप, टूर्नामेंट में 4 टीमों ने भाग लिया है। साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन ने, जो सभी मुकाबले हर सारी टीमों ने 3-3 मुकाबले खेले हैं। अब 2 टॉप में रहेगा, वो शायद फाइनल इसमें खेला जाए, वो फाइनल विजेता घोषित होगा। पहले मैं सभी टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी बॉल भी यूज़ हुई है। और क्रिकेट में आज जो आप देख रहे हैं बड़ा मुकाबला दोनों टीमों का, बहुत ही दोनों बड़ी टीमें, देखना होगा दोनों टीमों में से कौन जीतेगा। और ईस्ट जोन वेस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन का मुकाबला। मैं नॉर्थ जोन से आया हूँ क्रिकेट का कोच बन के।
ये 4 जोन मैच खेलते हैं, या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहाँ मैच खेलने के लिए आते हैं। फर्स्ट नेशनल जोनल क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ द डे, सभी 4 जोन के डे प्ले खिलाड़ी यहाँ आते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजर ने सभी ड्रेस, कैब, खाना का, अकोमोडेशन, ग्राउंड सबकी अच्छी व्यवस्था की थी। ફર્સ્ટ ટાઈમ આખા ભારતમાં અને આપના સન્માનીય વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ જે આહ્વાન કર્યું છે દિવ્યાંગો માટે પણ અલગ બોર્ડ બને, ખેલકૂદને પ્રોત્સાહન મળે, એના અંતર્ગત અમારા શક્તિકૃપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સ્પોન્સર્ડ ઓલ ઇન્ડિયા મૂક બધિર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું પહેલીવાર આયોજન થયું છે અને આ 4 ઝોનમાંથી જે સારા પ્લેયર્સ છે એની એક ભારતની ટીમ બનશે અને આવનારા સમયમાં આ મૂક બધિર ક્રિકેટરોનો પણ વર્લ્ડ કપ થવા જઈ રહ્યો છે। તો આશા રાખીએ કે આ અમારો પ્રયાસ ભવિષ્યની ભારતની મૂક બધિર ક્રિકેટરોની ટીમ નિર્માણમાં ખૂબ સારું યોગદાન રહેશે અને મૂક બધિરોને પણ એક સારી તક મળશે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को आप 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।